नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का महासमर। 22 के महासमर में बात करेंगे मुलायम परिवार में बहू की बगावत की। बताएंगे कैसे बीजेपी ने एक झटके से अखिलेश के कई ख्वाबों को चूर चूर कर दिया। साथ ही बात समाजवाद के दरकते किले की, जिसको मजबूत करने की कोशिश में अखिलेश ढाते चले गए। लेकिन बात सबसे पहले बीजेपी और गठबंधन में सीट शेयरिंग की। क्या रहा एनडीए का यूपी में फॉर्मूला? और इस बीच बड़ी खबर आपको बताया, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। सीडीएस बिपिन रावत के भाई बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम धामी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। मेरे पिता बीजेपी के साथ थे, अब मैं हूं, यह विजय रावत का बयान। हमारे पीएम का विचार आउट ऑफ बॉक्स होता है। तो रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मुझे मौका मिला बीजेपी ज्वाइन कर सकूंगा, विजय रावत का यह बयान। सीएम धामी इस दौरान मौजूद रहे। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, सीडीएस बिपिन रावत के भाई बीजेपी में शामिल हुए हैं। रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस दौरान सीएम धामी मौजूद रहे, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। और विजय रावत ने इस दौरान कहा कि मेरे पिता बीजेपी के साथ थे और अब मैं बीजेपी के साथ हूं। हमारे पीएम का जो विचार है वो आउट ऑफ बॉक्स होता है। जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे और उत्तराखंड के गौरव, जिन्होंने सेना को हमेशा मजबूत करने का काम किया। उत्तराखंड के साथ उनका, चूँकि उनकी जन्मभूमि थी और वो आगे उत्तराखंड में काम भी करना चाहते थे। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मेरे पिताजी जो थे, जब उत्तराखंड नया नया बना था तो बीजेपी के साथ ही थे। फौज से रिटायर हुए थे वो, उसके बाद वो बीजेपी के साथ ही रहे थे। अब मुझे अवसर मिला है रिटायरमेंट के बाद कि बीजेपी के साथ, और इसलिए क्योंकि जो अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, उनका जो ख्याल है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। बीजेपी का यूपी चुनाव में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन में सीटों के फॉर्मूले को लेकर जानकारी दी। इस दौरान यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। वहीं अनुप्रिया पटेल ने जहां 403 सीटों पर गठबंधन के लड़ने का दावा किया, तो साथ ही सामाजिक विकास को लेकर मोदी योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ भी की। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पिछली सरकार पर पिछड़ों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। तो सीटों का फॉर्मूला सेट होता हुआ 2022 में एनडीए की जीत होगी। संजय निषाद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, यूपी में सभी 403 सीटों पर एक साथ एनडीए लड़ेगा। यूपी चुनाव को लेकर यूपी में बीजेपी प्लस 403 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे एनडीए। हालांकि उम्मीद थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह क्लियर हो जाएगा कि किस दल को कितनी सीट बीजेपी दे रही, लेकिन यह क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है कि 403 सीटों पर सहयोगी बीजेपी कुछ साथ है, जिस तरीके से बाकी सहयोगी दल है, चाहे निषाद पार्टी हो या फिर अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, इन्होंने पिछली सरकारों पर और मौजूदा सरकार के कामकाज की तारीफ की और पिछली सरकार पर निशाना साधा। लेकिन एक चीज ये उम्मीद की जा रही थी कि आज जिस तरीके से फॉर्मूला तय हुआ है, कितनी सीट पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी लड़ेगी, निषाद पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी, लेकिन ये अभी तय होना बाकी है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन
जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने विकास के नई छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश को एक मोमेंटम दिया है विकास का, और सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर के चलने का जो प्रण था उसको पूरा किया है। जब हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि केंद्र का आशीर्वाद, सपोर्ट, मोदी जी का सपोर्ट और योगी जी के द्वारा उसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन, उसको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में बहुत बड़ा काम योगी सरकार ने किया है। और बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से बातचीत हुई, बैठक हुई, इसके बाद अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे संयुक्त गठबंधन से जो ताकत उपजी, उससे देश और प्रदेश में कैसी मजबूत सरकार का निर्माण भी हुआ, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी और देश में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिसने डबल इंजन के साथ तेज गति के साथ काम किया। देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ, और जहां एक ओर उत्तर प्रदेश और देश की विकास यात्रा आगे बढ़ी, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय की अवधारणा भी और प्रबल हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ, उन बातों को बड़े विस्तार पूर्वक आदरणीय नड्डा जी ने रखा है, मैं उन बातों को दोहराऊंगी नहीं, लेकिन सामाजिक न्याय के पक्ष पे कुछ बातों को आप सबके समक्ष रखना मैं 2019 संकल्प लिया था, ऐतिहासिक जीत दिया। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। पिछली सरकारें कैसे अभेदभाव करती थीं, उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश को देखा जा सकता। उसी की देन थी जब सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसे पता चला कि जो पिछली सरकारों में चंगू मंगू थे, उस सारी योजनाओं पर या सब पर कब्जा करके बाकी उत्तर प्रदेश की जो जनता थी उसे देखती रह गई। एक तरफ बीजेपी गठबंधन के मसले को दिल्ली में सुलझा रही थी, तो वहीं लखनऊ में पार्टी ने अखिलेश के साथ खेल कर दिया। यूपी बीजेपी ने अखिलेश को करारा झटका दिया है। बीजेपी ने समाजवादी गढ़ में बड़ा धमाका किया है। मुलायम परिवार की छोटी बहू ने भगवा दामन थामा तो यूपी की सियासत और विपक्ष दोनों में भूचाल आ गया। क्या है बीजेपी की अपर्णा को लेकर राजनीति? नेता मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहाँ भी पहुँच करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू होने के बाद भी वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था। समाजवाद को छोड़ और मुलायम परिवार से बगावत कर छोटी बहू अपर्णा यादव ने राष्ट्रवाद को राजनीति का रास्ता बनाया है। बीजेपी में शामिल होते ही अपर्णा ने पीएम मोदी, सीएम योगी की नीतियों से जुड़ाव को बीजेपी में शामिल होने की वजह बताया। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मौजूदगी में अपर्णा ने भगवा दामन थामा। ऐसे में बीजेपी की ओर से अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा गया। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की चलती थी, और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को सुबह शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है, और ये राज रहना चाहिए। वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए
उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगी। बहू की बगावत के बाद पूरी बीजेपी अखिलेश पर हमलावर है, तो वहीं अपर्णा को लेकर बीजेपी के पास खास रणनीति है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा को लखनऊ कैंट से मैदान में उतार सकती है। अपर्णा की समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ने के पीछे लखनऊ कैंट सीट ही बड़ी वजह माना जा रहा है। 2017 में अपर्णा ने एसपी के टिकट पर लखनऊ कैंट से ही चुनाव लड़ा था। सूत्रों की माने तो 2022 के लिए अपर्णा लखनऊ कैंट से ही टिकट मांग रही थी। अखिलेश ने परिवार के सदस्य को टिकट देने से मना कर दिया। ऐसे में बहू ने पाला बदला तो मुलायम परिवार बीजेपी के निशाने पर आ गया। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों नीतियों में भरोसा करता है, सभी का हृदय से हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगर परिवार नहीं संभला तो फिर पार्टी क्या संभालेंगे, प्रदेश क्या संभालेंगे, ये स्पष्ट हो रहा है। तो क्या चुनाव लड़ाएंगे उनको आप लोग? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को फैसला लेना। हमें तो इतना समाचार जो है वो हमारे लिए अच्छा समाचार है कि उनकी पुत्रवधू भाजपा में शामिल हो। छोटे भाई की बहू की बगावत को लेकर विरोधियों के निशाने पर आई पार्टी को लेकर अखिलेश ने जवाब भी दिया। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पे निर्भर करता है और हमारी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट पे भी निर्भर करता है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि पार्टी में टिकट देने की रणनीति है। अखिलेश की रणनीति परिवार को साइड में रखने की है। लखनऊ कैंट से अखिलेश यादव के कई करीबी टिकट की दावेदारी में हैं। 22 में जीत के लिए समझौते की बात अखिलेश पहले ही कह चुके हैं। ऐसे में अपर्णा को टिकट मिलना मुश्किल हो गया। अपर्णा 5 साल से लखनऊ कैंट में काम कर रही हैं। कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन कर चुकी हैं। हालांकि अखिलेश का दावा है कि अपर्णा को मनाने की कोशिश की गई। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। बहरहाल चुनाव के बीच अखिलेश और मुलायम परिवार के लिए अपर्णा बड़ा झटका है। ऐसे में समाजवाद और सभी तबकों को साथ लाने का दावा करने वाले अखिलेश इसे समझते भी हैं। तो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में तो हमारे उधर टच में है। अखिलेश की ये हंसी और उसके बाद जवाब, वो सब कुछ बयां करने को बहुत है जो वो कह नहीं पाए। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर जो सीट से अपर्णा के उतरने के कयास हैं उससे आपको समझाते हैं कि कैसे लखनऊ कैंट सीट पर 1 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। सिंधी पंजाबी 65%, मुस्लिम 25%, यादव 20% है। वहीं लखनऊ कैंट सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अपर्णा लखनऊ कैंट से 2012 और 2017 में हार भी चुकी हैं। वहीं सीट पर विधायक सुरेश तिवारी, मयंक जोशी समेत कई दावेदार हैं। ऐसे में अपर्णा को लेकर आखिरी फैसला बीजेपी पर है। वैसे अपर्णा के बयान हमेशा बीजेपी के लिए मुफीद और एसपी के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। बढ़ते आगे, समाजवाद का कुनबा दरक रहा है। अपर्णा ही नहीं, पार्टी के दूसरे नेता भी अखिलेश का साथ छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश भी चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। अखिलेश चुनाव लड़ने की चाहे तैयारी कर रहे हो, लेकिन दूसरी पार्टी से आए नेता अखिलेश के लिए मुश्किल बन रहा है। जिसे अखिलेश मजबूती मान रहे थे, वो अब उनके लिए कमजोरी बनती जा रही है। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। सीएम योगी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो अखिलेश भी चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं। लेकिन अखिलेश और पार्टी दोनों ही खुलकर नहीं बता रहे हैं कि अखिलेश कहां से मैदान में उतरेंगे। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अखिलेश चुनाव लड़ने का फैसला आजमगढ़ की जनता और पार्टी पर छोड़ रहे हैं। पार्टी की ओर से कुछ साफ नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कयास है कि अखिलेश किसी सेफ सीट पर ठिकाना तलाश रहे हैं। कहां से लड़ेंगे चुनाव? बाद में बताएंगे। सर लड़ेंगे ना, इतना जब लड़ेंगे ना अभी तय करेंगे, तय करके बताएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सेफ सीट को लेकर अखिलेश सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर निशाना साधते रहे हैं। ऐसे में अब
बीजेपी भी अखिलेश पर पलटवार कर रही है। 2012 से 17 के बीच में जो असफल मुख्यमंत्री होने का उनको प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था, इससे 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो? अखिलेश जी एमपी हैं, आजम खान ने कहा मैं भी लड़ूंगा। तो जब बड़े बड़े नेता खुद एमएलए लड़ने पे आ गए तो इसके मतलब मुझे समझ लेना चाहिए और जनता को भी समझ लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही हार स्वीकार कर। देखिए, ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहाँ इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। एक तरफ जहां चुनावी मैदान को लेकर अखिलेश विरोधियों के निशाने पर हैं, तो अपने भी अखिलेश की मुश्किलें बने हुए हैं। शाहजहांपुर एसपी के विधायक शरद वीर ने पार्टी को इस्तीफा भेज दिया है। अपने इस्तीफे में अखिलेश के विधायक ने लिखा, मुलायम सिंह की नीतियों से प्रभावित होकर वो एसपी से जुड़े थे। 1995 से समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। अखिलेश की पार्टी मुलायम की नीतियों से भटक गई है। आपने मेरा टिकट काटकर कारोबारियों पर अत्याचार करने वालों को दिया है, जिनकी नीति धन कमाने की रही है। आपको बता दें कि एसपी ने विधायक शरद वीर की जगह स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी नीरज को टिकट दिया है। वहीं अखिलेश पर मुलायम के रिश्तेदार और हाल ही में बीजेपी से जुड़े प्रमोद गुप्ता ने भी निशाना साधा है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल जी को अखिलेश जी ने बहुत प्रताड़ित किया। हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। समाजवादी विचारधारा के जितने लोग थे, अखिलेश जी ने सबको किनारा कर दिया और गैर समाजवादी लोग जो मुलायम सिंह यादव को गालियां देते हैं, उनको तरजीह दी जा रही है। जुआ खिलाने वालों को, सट्टा कराने वाले को, कब्जा कराने वाले को पार्टी में प्रवेश कराया जा रहा है। तो ऐसे समाजवादी पार्टी की विचारधारा कहाँ जाएगी? एक तरफ सियासी संग्राम का दबाव तो दूसरी तरफ अपनों की बगावत। 22 का महासमर अखिलेश के लिए दोहरी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में चुनौती ये भी है कि अखिलेश को कैसे थामा जाए। टीम न्यूज स्टेट। वहीं बागी किसी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। बागी नेताओं का सियासी करियर भी अब पार्टियों के गेम में फंस गया है। ऐसे ही बागी नेता इमरान खान अब समर्थकों के आगे गुहार लगा रहे हैं। अब इमरान खान अपने समर्थकों से एकता की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यह गुहार सामाजिक सौहार्द और तुष्टीकरण की सियासत का आधार है। कैसे? खेल समझिए। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। कांग्रेस से बागी और समाजवाद से छटकाए इमरान मसूद का ये विलाप है। कैसे कुर्सी बचे, कैसे पावर में रहे। दोनों किनारों से छूटे इमरान मसूद अब मजहबी एकता के बीज फेंक रहे हैं। समाज में तुष्टीकरण की सियासत पर उतर आए हैं। अपने घर के बाहर खड़े समर्थकों से एक होने की अपील कर रहे हैं। इमरान साफ साफ बता रहे हैं सियासत में उनकी हैसियत क्या रह गई है। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे। पैर पकड़वा दिए। हालांकि जानकार कह रहे हैं इमरान मसूद टिकट के लिए फिर से पाला बदलेंगे, लेकिन इमरान मसूद के समर्थक पाला बदलने की बात को नकार रहे हैं। ऐसे में मसूद की रणनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द है या घर वापसी की तलाश में है। मैं फिर दोबारा से ये कह रहा हूँ कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अभी समाजवादी का फैसला हुआ था और अभी वही फैसला है। अभी नया कोई भी फैसला साथियों से मशवरा करे बगैर मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है आखिर इमरान मसूद की कौमी एकता का मकसद क्या है। तो जाहिर है हैदराबाद से आए ओवैसी ने पश्चिमी यूपी में ही सेंधमारी का जाल बिछाया हुआ है। इमरान मसूद को अपना किला दरकने का डर है। समाजवादी पार्टी से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी से बागी पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने इमरान का गेम खराब कर दिया। अब धर्म सिंह सैनी कह रहे हैं इमरान को मना लेंगे।
इमरान मसूद साहब एक ख़ानदानी राजनीतिक है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सहारनपुर के नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है और वो जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ करके लेंगे। जल्दबाजी में कोई भी इस तरह का निर्णय मैं नहीं समझता में लेंगे। और 22 के महासमर के बीच मंझधार में फंसे इमरान को अब ठिकाने की तलाश है। मुसलमानों से ताकत बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि सियासी मोलभाव कर सके। ऐसे में सवाल यही, क्या जनाधार को नेता वोटों की सौदेबाजी आधार बनाकर अपने सियासी वजूद को तलाशते हैं? टीम न्यूज स्टेट। तो 22 के महासमर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होता है।